डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नेक्स्ट टॉपिक्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। ठीक है, देखिएगा, अभी आपको हम जो भी बता रहे हैं एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें नेक्स्ट टॉपिक्स आपको हम बताने जा रहे हैं बाबू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। तो देखिएगा, हमें हेडिंग देते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहिएगा STD। तो पहले डिफिनेशन समझिए, वैसा डिजीज या इंफेक्शन जो कॉपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स द्वारा किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है, उसे हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या उसी को वेनेरल डिजीज या उसी को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। फिर से देखिए, आपको हम बताए क्या, वैसा डिजीज या इन्फेक्शन जो कॉपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स द्वारा किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है, प्रवेश करता है, उसे हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या उसी को वेनेरल डिजीज या उसी को हम लोग रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। कहिएगा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने का तरीका क्या है। तो देखिए, एब्सिटेंस मोनोगैमी, मोनोगैमी कहने का मतलब यदि कोई मेल या फीमेल किसी एक के साथ ही सेक्सुअल इंटरकोर्स की क्रिया को परफॉर्म करे, है ना। तो पहला आपको बताए कि एब्सिटेंस मोनोगैमी और दूसरा कॉन्डोम का प्रयोग। कॉन्डोम जब आपको हम बताए थे वहां भी इस चीज को हम बताए हैं कि कॉन्डोम जो है प्रेगनेंसी को तो रोकता ही है, साथ ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी डेवलप होने से रोकता है। तो आपको हम बता क्या रहे हैं बाबू कि एब्सिटेंस मोनोगैमी और कंडोम का जो प्रयोग होता है यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, अगर देखा जाए तो प्रायः 20 ऐसा रिकॉग्नाइज्ड डिजीज है, 20 ऐसा जाना पहचाना रोग है जिसे हम लोग साइलेंट इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो कहिएगा साइलेंट इन्फेक्शन क्यों कहते हैं बाबू? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में इस रोग का कोई सिम्टम या लक्षण हम लोग के बॉडी में डेवलप नहीं होता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, समय के बीतने पर उस रोग का लक्षण धीरे धीरे बॉडी में डेवलप होना शुरू होता है। जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, यह डिजीज पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में किसी भी देश के व्यक्ति को कभी भी हो सकता है अगर वह किसी के संपर्क में इसका जो डेवलप होने का तरीका है ना, उसके कारण। तो पूरे वर्ल्ड में यह किसी भी देश के व्यक्ति को यह रोग हो सकता है, इसलिए इस डिजीज को हम लोग इंटरनेशनल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इसको अंतरराष्ट्रीय रोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं, लिख सकते हैं ना बाबू, दैट डिजीज और इन्फेक्शन विच transmitted through the copulation or
sexual intercourse from an infected person to the healthy person is called sexually transmitted disease। और इसी को आप कह सकते हैं वेनेरल डिजीज, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे वीडी, और इसी को आप कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, शॉर्ट फॉर्म इसको कहिएगा RTI। देखिए तो डिफिनेशन में क्या लिखे, दैट डिजीज और इन्फेक्शन which transmitted through the copulation or sexual intercourse from an infected person to the healthy person is called sexually transmitted disease or venereal disease or reproductive tract infection। देखिए इसको रोकने का तरीका क्या बताए थे, लिखते हैं एब्सिटेंस मोनोगैमी and use of condom is the best method to prevent sexually transmitted disease, है ना। मतलब एब्सिटेंस, मोनोगैमी और कंडोम का जो प्रयोग होता है इस प्रकार के डिजीज को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। एक पॉइंट और इसमें लिखते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल डिजीज। चलिए यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बाबू। अब आपको हम बारी बारी से बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डेवलप होता है ना, उस डिजीज का डेवलप होने का कारण क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है ना, मीन्स उसका सिम्टम लक्षण क्या होता है, ठीक है, और उसके उपचार के लिए कौन कौन से एंटीबायोटिक्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसके बाद आपको हम बता रहे हैं, है ना। तो पहला हम आपको बता रहे हैं, है ना, बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, है ना, STD काउज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है, STD काउज्ड बाय बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया द्वारा होने वाला कौन कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इसके बारे में। तो देखिए यहां पे लिखते हैं बाबू, STD caused by बैक्टीरिया। इसमें पहला रोग का हम नाम लिख रहे हैं क्लेमाइडियोसिस के बारे में, पहला डिजीज। तो देखिएगा यहां पर दो चीज आप जरूर याद रखना, मात्र दो तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि क्लेमाइडियोसिस इज ए, ऑप्शन में रहेगा बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, फंगल डिजीज, ठीक ना, कुछ भी दे सकता है। तो एक तो ये हो गया कि भाई क्लेमाइडियोसिस क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है। दूसरा, क्लेमाइडियोसिस इज काउज्ड बाय, इसमें अगर काउज्ड है ना, अगर आपसे पूछा है किसके कारण, बैक्टीरिया का नाम पूछेगा, है ना। एक तो पूछेगा किस प्रकार का डिजीज है, तो बैक्टीरियल डिजीज है, और दूसरा पूछेगा, है ना, कि ये किसके द्वारा होता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, ठीक ना। तो देखिए क्लेमाइडियोसिस जो है यह क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक
बैक्टीरियम द्वारा होता है। तो यहां पे लिखते हैं बाबू, काउज्ड बाई क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ये पॉइंट याद रखिएगा कि क्लेमाइडियोसिस जो होता है यह क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स द्वारा किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। ठीक ना। आपको हम बताए क्या कि क्लेमाइडियोसिस जो है एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है। अब देखिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब इस डिजीज का लक्षण जो होता है वो आखिर कितने दिन में बॉडी में डेवलप होता है बाबू, है ना। तो लिखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 10 डेज, है ना, 2 से 10 दिन का। ठीक ना, या 2 to 10 डेज नहीं, है ना। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 वीक का होता है, वो आगे वाले में बताएंगे। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ना, 1 वीक का होता है बाबू, 1 सप्ताह का। 1 सप्ताह के बाद ही इसका लक्षण बॉडी में डेवलप होना शुरू होता है। अब देखिएगा, कहिएगा इस रोग में होता है क्या। तो इस रोग में खासकर अगर मेल में हुआ तब मेल में इसके कारण यूरेथ्राइटिस होता है। यूरेथ्राइटिस, है ना। यूरेथ्राइटिस का मतलब क्या होगा, तो लिख देता है इन्फ्लामेशन इन यूरेथ्रा, है ना। यूरेथ्रा तो जानते हैं, है ना। यूरेथ्रा जो होता है जिसके माध्यम से यूरिन बाहर निकलता है। देखिए एक चीज ध्यान रखना कि जितना भी टर्म आवे, किसी भी टर्म के अंत में जो जुड़ जाए क्या, TIS, टिस, तो जैसे ही जुड़ा टिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। बहुत सारा आगे बताएंगे, जैसे यूरिथ्राइटिस है, सर्विसाइटिस होता है ना, टॉन्सिलाइटिस होता है। ठीक ना। तो जिसमें भी टिस जुड़े उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, अर्थात मींस यूरेथ्रा वाले रीजन में सूजन आएगा, है ना। जैसे मानकर चलिए यह है बाबू क्या, है ना, आपको इस ढंग से बताए थे, यह है जैसे कि पेनिस। ठीक ना। अब यह है पेनिस, पेनिस के बीच में ये नली होता है। ठीक ना। इसको हम लोग यूरिनोजेनाइटल कनाल बोलते हैं, क्योंकि यूरिन और स्पर्म दोनों यहां से बाहर आता है। तो इस रीजन में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होता है। अब इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या होगा, तो इस रीजन में पस बनता है बाबू, पस रीम बनना शुरू होता है। और जब इसके अंदर पस बन जाएगा तो जब भी इससे ग्रसित रोगी जब यूरिन का त्याग करेगा, जब यहां से यूरिन बाहर निकलेगा, तो यूरिन के त्यागने के समय, है ना, काफी मीन्स दर्द की अनुभूति होती है, बहुत ही पेन होता है। तब मेल में इसके कारण क्या होगा, यूरेथ्राइटिस होगा। ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में इसके कारण सर्विसाइटिस होता है। तो सर्विसाइटिस का मतलब क्या होगा, हाँ, सर्विसाइटिस का मतलब क्या होगा, तो लिखते हैं इन्फ्लामेशन इन सर्विक्स। तो कहिएगा सर्विक्स का मतलब क्या हुआ, तो आपको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाए। सर्विक्स जो है यूट्रस का एक भाग है। सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ यूट्रस, है ना। तो सर्विसाइटिस मतलब वो सर्विक्स जो है उसमें इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो कहिएगा जब ऐसा हो जाए, और खासकर फीमेल की बात करें, अगर सर्विसाइटिस फीमेल में हुआ और सही समय पर अगर वो फीमेल इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाती है ना, तो यही सर्विसाइटिस बाद में, है ना, PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक ना। मीन्स यहां पे लिख देते हैं इट ट्रांसफॉर्म into pelvic inflammatory disease, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं PID। मतलब किसी भी फीमेल में अगर ये डिजीज है, उसमें सर्विसाइटिस हुआ है
और अगर सही समय पर वह फीमेल इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाती है तो वही बाद में क्या होगा, है ना, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में परिवर्तित होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीआईडी बोलते हैं। तब कहिएगा अगर इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया तब क्या होगा, तो यह उस फीमेल में स्टरलिटी का कारण बनता है। स्टरलिटी कहने का मतलब फिर वो फीमेल फ्यूचर में कभी भी बच्चे को जन्म देने लायक नहीं रह पाएगी। मतलब इसमें आप कह सकते हैं क्या, इट काउज्ड टू स्टरलिटी, है ना, मतलब ये स्टरलिटी का कारण होता है। तब कहिएगा कि आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या है ना, थेरेपी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट। तो देखिए इस तरह के रोग के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है बाबू, कुछ दवा होती है, कुछ एंटीबायोटिक्स होता है ना, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिसिन के रूप में आता है, जैसे, है ना, एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स, है ना, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल क्या करेंगे, तो इस्तेमाल करते हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गया, इसी में प्रयोग किया जा सकता है इरिथ्रोमाइसिन का, इसी में प्रयोग होगा रिफैम्पासिन का। यह सब कुछ ऐसा एंटीबायोटिक्स है जिसका प्रयोग इस रोग में किया जाता है। अगर इस एंटीबायोटिक्स में, ये तीनों में से किसी भी एंटीबायोटिक्स का प्रयोग अगर किया जाए रेगुलर, तो यह रोग क्या होता है, खत्म हो सकता है बाबू, ठीक ना। लेकिन इसी तरह के एंटीबायोटिक्स के रूप में एक और एंटीबायोटिक्स का नाम आता है जिसका नाम है ना, पेनिसिलिन, ठीक ना। तो देखिए इसी में एक और एंटीबायोटिक्स आता है जिसका नाम है पेनिसिलिन, लेकिन पेनिसिलिन इस रोग के लिए कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा, है ना। तो यहां लिख देते हैं, पेनिसिलिन इज नॉट इफेक्टिव फॉर दिस डिजीज। इस रोग के लिए पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स है ना, इसका प्रयोग नहीं किया जाता, यह काफी इफेक्टिव नहीं होगा। चलिए, इस रोग के बारे में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें दो चीज आप याद रखिएगा कि आखिर मींस क्लेमाइडियोसिस क्या है, तो यह एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है। किसके द्वारा होता है, तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होगा। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, तो लगभग 1 सप्ताह का होगा। इसका सिम्टम में क्या आता है, तो मेल में इसके कारण यूरेथ्राइटिस होगा, फीमेल में इसके कारण सर्विसाइटिस होगा। अगर इसका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो फीमेल में यही रोग, है ना, बाद में पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में परिवर्तित होगा, जो स्टरलिटी का कारण बनेगा। इसके उपचार के लिए हम लोग कुछ एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हुआ, इरिथ्रोमाइसिन है, रिफैम्पासिन है। लेकिन इस रोग के लिए पेनिसिलिन कभी भी इफेक्टिव नहीं होता है बाबू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, इसी में एक नेक्स्ट डिजीज के बारे में पुनः फिर बात करते हैं, उसका नाम है गोनोरिया। और इस रोग से क्वेश्चन आपको इंटर के एग्जाम में या फिर कहिए कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है कि गोनोरिया जो है यह किसके द्वारा होता है ना। तो जिसके द्वारा गोनोरिया जो डिजीज होता है, उस पैथोजन का नाम, उस बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है। इंटर में भी बहुत बार आया है ना, नीट के एग्जाम में भी पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान से याद कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट डिजीज हम लिख रहे हैं बाबू, गोनोरिया, ठीक ना। तो देखिए गोनोरिया जो है ना, यह एक प्रकार का बैक्टीरियल और साथ ही में वेनेरल डिजीज है बाबू। वेनेरल डिजीज तो अभी आपको बताएं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेनेरल डिजीज बोलते हैं। तो यह भी एक प्रकार का बैक्टीरियल और वेनेरल डिजीज है, जो लिखते हैं डिप्लोकोकस बैक्टीरियम, जिसका नाम है बाबू नाइजीरिया गोनोरिया, है ना। नाइजीरिया गोनोरिया के द्वारा यह रोग होता है। एक चीज केयर कीजिएगा, जितना भी रोग का नाम है ना, अगर इसका मींस पैथोजन का नाम याद ना रहे तो देखिएगा मैक्सिमम का पैथोजन
के आधार पर ही उस रोग का नाम दिया जाता है, या रोग के नाम के आधार पर उस पैथोजन का नाम होता है। यहां देखिए गोनोरिया लिखा हुआ है, तने बोले हैं नाइजीरिया गोनोरिया। इसके पीछे पढ़ाए थे क्या, क्लेमाइडियोसिस, तो उसका नाम था बैक्टीरिया का क्या नाम था, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। बहुत कुछ मिलता है, तो याद करने में ये आपको आसानी होगा, है ना। तो देखिए गोनोरिया जो है यह भी एक प्रकार का बैक्टीरियल और वेनेरल डिजीज है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है, ठीक ना। देखिएगा इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है ना, तो यहां लिखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है बाबू 2 to 10 डेज का, है ना। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 10 दिनों का होता है। तक कहिएगा इससे ग्रसित व्यक्ति में, ठीक ना, आखिर इसका मींस कंडीशन या सिम्टम क्या होता है। तो देखिए इसका बैक्टीरिया जो होता है यूरिनोजेनाइटल कैनाल से, जैसे ये बीच का नली है, ठीक ना, यूरिनोजेनाइटल कैनाल, यूरिन और स्पर्म दोनों मेल में निकल रहा है, तो यूरिनोजेनाइटल कैनाल से होकर इसका बैक्टीरिया इस कैनाल से होकर गुजरता है, और जहां जहां से इसका बैक्टीरिया गुजरेगा वहां पर पस लाइक रीम के जैसा, मवाद के जैसा यह फ्लूइड बनाता जाता है बाबू, जिससे इससे ग्रसित व्यक्ति जब भी यूरिन का त्याग करता है, जब भी यूरिन को बाहर निकालेगा, इस रीजन में काफी जलन महसूस होता है। उस पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन, है ना, काफी जलन की अनुभूति होती है, काफी पेन होता है बाबू, ठीक ना। तो आपको इसमें कंडीशन क्या बताए कि इसका बैक्टीरिया यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट से होकर गुजरता है, जिससे पेशेंट को यूरिनेशन के समय, है ना, बर्निंग अर्थात जलन की अनुभूति होती है, ठीक ना। इसके अलावे अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में इसी के कारण अर्थराइटिस, इसके अलावे और भी इसमें बहुत कुछ आता है, जैसे फीमेल स्टर्लिटी, है ना, आई इन्फेक्शन, ठीक ना। अगर हम फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में इसके कारण क्या क्या हो सकता है, तो अर्थराइटिस जैसा सिम्टम, अर्थराइटिस, इसी के कारण स्टर्लिटी, स्टर्लिटी बांझपन कहिए, या फिर आई इन्फेक्शन। आपको हम क्या क्या बताएं, अगर फीमेल में इस तरह का डिजीज होता है तो फीमेल में इसी रोग के कारण या इसके कारण अर्थराइटिस, कहने का मतलब जॉइंट पेन, शरीर में जगह जगह जहां जहां जोड़ है वहां पे दर्द होगा, स्टर्लिटी वाला कंडीशन डेवलप हो जाएगा, बांझपन, बच्चे को जन्म देना संभव नहीं हो पाता है, आई में इन्फेक्शन भी हो सकता है ना। तो ये सब कंडीशन जो होता है ये फीमेल में डेवलप होता है, ठीक है। अब हम इसका बात करते हैं ट्रीटमेंट का, कि आखिर इसके उपचार के लिए हम लोग कौन कौन से दवा का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो देखिएगा इसके ट्रीटमेंट के लिए, यहां पर देखिएगा इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कुछ एंटीबायोटिक्स के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे सीफा ट्राइक्सोन का, इसके अलावे एम्पीसिलिन का, इसी में प्रयोग किया जा सकता है पेनिसिलिन का। यह सब कुछ दवा है जिसका प्रयोग इस रोग में होता है। लेकिन अगर कहिएगा ये तीनों एंटीबायोटिक्स में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन एंटीबायोटिक्स होगा, है ना, तो सीफा ट्राइक्सोन, इसमें लिख देते हैं, यहां पे लिखते हैं मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन। इस रोग के लिए सबसे अच्छी जो दवा होती है, सबसे अच्छा एंटीबायोटिक्स जो होता है, तो सीफा ट्राइक्सोन होता है। चलिए यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। अब इसी में आपको नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज में एक और पढ़ाएंगे, एक और आपको जानना है जहां से क्वेश्चन आता है, वह है बाबू सिफिलिस, ठीक ना। तो चलिए सिफिलिस का जो वीडियो होगा अगले बार में अपलोड करेंगे। यहां तक अगर दिक्कत होता है तो फिर आपको हम बोल रहे हैं, है ना, या तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके या फिर हमसे डायरेक्ट कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं पूछ सकते हैं तो क्लास के खुलने का इंतजार कीजिए, क्लास आइएगा, हर एक टर्म को आप नोट कर लीजिएगा, क्लास में आने के बाद पूछ लीजिएगा बाबू, हम बता दिया करेंगे। जहां जहां जो जो चीज आपको बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, आप पूरा मत याद करो, ये सब दवा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो मेन पॉइंट होता है उसमें हर एक वीडियो में आपको हम बताते जा रहे हैं, ये आपका मेन पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आता है,
आप केवल उसी पॉइंट को क्या कीजिए, याद करते जाइए। इंटर के लिए भी आपका सफिशियंट होगा, और अगर आगे आपको एग्जाम देना है, मेडिकल का, नीट का एग्जाम देना है, उसके लिए भी आपके लिए सफिशियंट होगा, ठीक है ना। तो घर में रह करके जितना हम बोलते हैं उतना भी अगर आप लोग मेहनत करके उतना भी याद करते हैं तो आपका सिलेबस पीछे नहीं रहेगा, आपका प्रिपरेशन जो होगा, तैयारी जो होगा वो अच्छा से जारी भी रहेगा, ठीक है।